Hello, everybody. Namaskar to you all. I am Dr. Annu Bhai Soni again with you to continue our discussion over very important and significant matter of Indian Evidence Act, that is confession. And during our last meeting, we were talking about the types of the confession that were judicial and extrajudicial confession. Now, in this video today, we are going to continue regarding the very important sections of Indian Evidence Act regarding the confession. And these are the section 24, section 25, section 26. आप सबको नमस्कार। पिछली हमारी जो मुलाकात थी उसमें हमने न्यायिक समस्वीकृति और न्यायिकेतर समस्वीकृति, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड जुडिशियल कन्फेशन पे चर्चा की थी। आज अपन समस्वीकृति के संबंध में जो महत्वपूर्ण धाराएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हैं, धारा 24, धारा 25, धारा 26, 27 भी महत्वपूर्ण है ना आज। लेकिन आज हम सिर्फ धारा 24, 25 और 26 के बारे में ही चर्चा करेंगे। हो सकता है हम सिर्फ धारा 24 और कुछ 25 तक ही चर्चा कर पाएँ समय के सीमा के कारण, लेकिन धारा 24, धारा 25, धारा 26 और धारा 27 से चारों धाराएं समस्वीकृति के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कर दूं कि यदि आपने पिछले हमारी मुलाकात आपसे नहीं हो पाई है वीडियो के माध्यम से, तो जो वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी मदद से आप पुराने वीडियो की जानकारी आपको मिल सकती है। ऊपर एक आई बटन है, उसको भी पुश करके आप हमसे पुराने वीडियो के संदर्भ में आप चर्चा कर सकते हैं, मिल सकते हैं। चले, सबसे पहले धारा 24। मैंने पिछली चर्चा में ही आपको बताया था कि समस्वीकृति का जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो ये है कि समस्वीकृति को स्वेच्छापूर्वक होना चाहिए। इट इज एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ द कन्फेशन दैट कन्फेशन मस्ट बी वॉलंटरली, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी थ्रेटनिंग, विदाउट एनी इंड्यूसमेंट। तब जाके उसका कोई अर्थ है। जब वो पश्चाताप के रूप में हो, गुनाह को स्वीकार करने का अर्थ जो है वो निश्चित रूप से इसी मानसिकता के साथ होना चाहिए कि भाई मुझसे गुनाह हो गया है और मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं उसके बोझ से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं उस दिमागी बोझ से मुक्त होना चाहता हूँ जिसके जो अपराध करने के कारण मुझ पर हावी है, और मैं कानून का सम्मान करता हूँ, कानून को अपने गुनाहों की सूचना दे रहा हूँ और अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। ये मानसिकता के तहत यदि कोई समस्वीकृति की जाती है तभी वो काम की है ना, तभी वो काम की है। और जहाँ पर किसी समस्वीकृति के पीछे कोई दबाव है ना, या कोई प्रलोभन है या किसी प्रकार की धमकी है, और इसके इन्फ्लुएंस में, इसके प्रभाव में आकर के यदि कोई समस्वीकृति करता है तो वो समस्वीकृति स्वेच्छा से की गई नहीं मानी जाती। फिर उसमें ये होता है कि उसमें उसको विश्वसनीय भी नहीं होती, क्योंकि उसमें एक खतरा रहता है कि आगे चल करके अभियुक्त उस समस्वीकृति से मुकर भी सकता है, और उसका जो कथन होगा वो 100% विश्वसनीय भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर धमकी का, बहकावे का, प्रलोभन का, सबका प्रभाव रहेगा। इसलिए उसमें उसके फैब्रिकेटेड होने की, उसके कुछ हद तक के बनावटी होने की, है ना, संभावना ज़्यादा रहेगी। और जो समस्वीकृति प्रवीनर कोर ऑफ हार्ट, अंतरात्मा से की जाती है,
गुनाह को स्वीकार करने की मानसिकता के साथ की जाती है, फिर उसमें कोई छल कपट नहीं होता। फिर वो अत्यंत स्वेच्छा से और विथ ओपन हार्ट होती है, और उसमें कहीं पर फिर अभियुक्त की तरफ से कोई चालबाजी, उसकी तरफ से कोई अतिरिक्त सावधानी नहीं बरती जाती। इसलिए उसके उस जैसी संस्कृति का ही कोई अर्थ है। धारा 24 की व्यवस्था इसी के संदर्भ में है। वो साफ साफ कहती है कि जहां पर कोई संस्कृति अभियुक्त के व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर जो आरोप, जिस अपराध का आरोप लगाया गया है, उसके संदर्भ में यदि किसी इंड्यूसमेंट, बहकावे में, कोई थ्रेट, धमकी में के कारण, या किसी प्रलोभन, प्रॉमिस के कारण, जो कि किसी प्राधिकारवान व्यक्ति, पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा दी गई है, प्रोसीडिंग फ्रॉम द पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा दी गई है, और न्यायालय को यह प्रतीत होता है, इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट, कि ऐसे प्रभाव में आकर के अभियुक्त ने संस्वीकृति की है, धमकी, प्रलोभन या बहकावे में आकर के, और इस इंप्रेशन पर की है, इस विश्वास पर किया है, देयर वाज सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव, अभियुक्त के पास इस बात का पूरा आधार था, इस बात पर विश्वास करने का, कि यदि वो ऐसा संस्वीकृति कर लेता है, इफ ही मेक सच कन्फेशन अंडर सच इन्फ्लुएंस ऑफ थ्रेटनिंग, promise or inducement given by the person in authority, and accused in impression, accused has reasonable ground to believe, यदि वो ऐसा कन्फेशन करेगा तो he would get advantage, he would gain advantage or avoid his evil of temporal nature in his proceeding. क्या इसका कंसेप्ट है कि जहां पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी अभियुक्त के खिलाफ, कोई अन्वेषण अभियुक्त के खिलाफ प्रारंभ किया गया है, कोई जांच चल रही है, या विचारण के पूर्व या विचारण के समय उसके खिलाफ कोई साक्ष्य दिया जाना है, और एक खास करके एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के मामले में ये बात आती है कि जहां पर अभियुक्त ने कोई संस्वीकृति किसी प्राधिकारवान व्यक्ति, पर्सन इन अथॉरिटी के बहकाने पर, कोई धमकी देने पर, या कोई प्रलोभन, कोई वादा, कोई प्रॉमिस के कारण किया है, और न्यायालय को लगता है कि इस प्रकार की उत्प्रेरणा, धमकी या प्रलोभन के कारण अभियुक्त ये सोच रहा था, उसका अभियुक्त के पास इस बात का विश्वास करने का ठोस आधार था, यदि वो ऐसा करता है, कन्फेशन कर लेता है, तो जरूर अपने मामले के संबंध में कोई ना कोई उसको फायदा हो जाएगा, या अपनी किसी बुराई का जो उसके साथ में जुड़ी हुई है अपराध करने की, उसका अपवर्जन कर लेगा। He would avoid the evil of temporal nature, or he would gain any advantage by the making of such confession. जब वो इस इंप्रेशन में काम करता है कि मैं किसी के कहने पे आकर के, किसी की धमकी पे आकर के, या किसी के प्रलोभन में आकर के, जो प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, कौन है प्राधिकारवान व्यक्ति भी इसको देखेंगे अपन, और उस प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा जो इन्फ्लुएंस क्रिएट किया गया है, बाय द थ्रेटनिंग, बाय द प्रॉमिस और बाय द इंड्यूसमेंट, और उसके कारण अभियुक्त ये सोचता है, उसके पास विश्वास करने का ये आधार है, ही हैज ए रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, कि वो अपने मामले के संबंध में जो उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, है ना, उस संबंध में उसको कोई ना कोई फायदा हो जाएगा यदि वो ऐसा कन्फेशन कर लेता है।
और इसी इंप्रेशन में, इसी प्रभाव में आकर के यदि वो कोई संस्वीकृति करता है तो ऐसी संस्वीकृति धारा 24 के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से संस्वीकृति नहीं की है, उसके ऊपर एक प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा दबाव बनाया गया है, चाहे वो धमकी के द्वारा हो, चाहे किसी वायदे या किसी लालच के द्वारा हो, या किसी बहकावे फुसलाने के द्वारा हो, उसके ऊपर एक प्रभाव बनाया गया है। इन्फ्लुएंस हैज बीन मेड बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी यूजिंग थ्रेट, प्रेशर, inducement, promise, and under these influences, if the accused has made confession, having believed that thereby he would gain advantage, or he would avoid the evil attached with him. इस प्रकार से कोई कन्फेशन किया गया है तो वो कन्फेशन साक्ष्य में किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो स्वैच्छिक नहीं है, इट इज नॉट वॉलंटरी। इसलिए धारा 24 बड़ा महत्वपूर्ण है। अब धारा 24 को यदि अपन ने थोड़ा सा भी समझा है तो अपने को देखिए उसमें कितनी बातें चर्चा करने के लायक है। एक बात तो यह है कि उसमें एक शब्द आया है प्राधिकारवान व्यक्ति, पर्सन इन अथॉरिटी, person in authority who has given or who has made influence either by inducement or by threat or by promise, and to the accused person. What is the inducement, what is the threatening, what is the promise, and who is the accused, who is the person in authority? ये सारी बातें चर्चा करने लायक है। इस पर अपन वन बाय वन चर्चा करते हैं। पहले देखें कि इंड्यूसमेंट क्या है। इसको इंडियन पेनल कोड की धारा 120 में भी आप पाएंगे दुष्प्रेरण, है ना, टू इंस्टिगेट, किसी को बहलाना, किसी को फुसलाना, किसी को मानसिक रूप से कुछ करने के लिए तैयार करना, जिसको साधारणतः वो तैयार नहीं है, ये मान के चलिए आप। यदि तैयार है तो फिर ये सब चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो करने के लिए आप तैयार नहीं है उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार करना। इंस्टिगेशन में यही होता है, उत्प्रेरणा में यही होता है ना, कि जो आप नहीं करना चाह रहे हैं, जिसकी मानसिकता आपने नहीं बनाई है, उसको करने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। इट्स ए इंस्टिगेशन, it's abetment also, inducement। थ्रेटनिंग क्या है? सीधी सीधी बात है, धमकी। किसी भी काम को करने के लिए कुछ गंभीर परिणामों का डर दिखा करके उसे करने के लिए तैयार करना। तुम ऐसा नहीं करोगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, अभी जो कुछ करना है कर दो, बाद में मौका नहीं रहेगा, बाद में तो तुम अपने प्राण नहीं बचा पाओगे, तुमको तो फिर बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, है ना। बाय द थ्रेटनिंग यू क्रिएट ए मेंटल स्टेटस टू द एक्यूज, एक उसकी मानसिक स्थिति आप बनाते हैं। प्रॉमिस, वायदा, तुम संस्कृति करो, तुम सब कुछ साफ साफ बताओ, आगे हम तुमको देखेंगे, तुमको कुछ नहीं होने देंगे। चलो तुमने बता दो, तुमने डाका किसके किसके साथ मिलकर डाला है, अपने साथियों का नाम बताओ और तुम निश्चिंत रहो, तुमको कुछ नहीं होगा। ठीक है। अरे तुमसे जो गुनाह हो गया है उसको बता दो, बता दो तो ठीक रहेगा, बता दोगे तो तुम्हारे साथ नरमी का व्यवहार करेंगे। मैं वादा करता हूं कि तुमको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इस प्रकार की जो वायदे होते हैं, जो प्रॉमिस होता है, जो लालच दिखाया जाता है, ये सब के सब अभियुक्त को एक मानसिकता की ओर ले जाते हैं और वो ये सोचने लगता है कि हाँ,
यदि मैं ऐसा कर दूं तो मेरे बचने का रास्ता निकल जाएगा और मुझे जो मेरे खिलाफ जो मामला चल रहा है उससे मुझको जरूर फायदा होगा। इस मानसिकता में अभियुक्त आ जाता है। तो अंडर सच मेंटलिटी, अंडर सच इन्फ्लुएंस, if he makes confession, how can you say that the confession is voluntarily? No, you cannot say like this. It is not voluntarily. The confession is made under such circumstances, is treated as influenced, it is not voluntarily. इसीलिए धारा 24 इसको मना करती है कि हम इस प्रकार की संस्कृति को साक्ष्य में स्थान नहीं देंगे, क्योंकि यह दबाव में आके की गई है, प्रलोभन में आके की गई है, इस मानसिकता के साथ आके की गई कि चलो अभी ऐसा संस्कृति मैं कर लेता हूं तो मेरे कोई फायदा होगा। ठीक है, अब देखें ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा प्रभाव कौन उत्पन्न कर सकता है, इसके बारे में कहा गया पर्सन इन अथॉरिटी, हिंदी में प्राधिकारवान व्यक्ति। तो हु इज प्राधिकारवान व्यक्ति? Who will be treated as a person in authority in reference of this section, in respect of this section? तो कई इसके बारे में कोई स्पष्ट परिभाषा अधिनियम में नहीं है कि कौन प्राधिकारवान व्यक्ति होगा, लेकिन अनेक मुकदमों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका एक जो क्रक्स बाहर आता है वो ये है कि प्राधिकारवान व्यक्ति वो है जो अभियुक्त के मामले को प्रभावित करने की या उसमें हस्तक्षेप करने की स्थिति में है। अभियुक्त का जो मामला है, भाई क्रिमिनल मामला अभियुक्त के खिलाफ चल रहा है, संस्कृति का प्रश्न वहीं पे उठता है ना। ठीक है, तो वो जो भी व्यक्ति है जो उसको उकसाता है, जो उसको प्रलोभन देता है, जो उसको धमकी चमकी देता है, वो कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। वो कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। वो वही व्यक्ति होगा जो अभियुक्त के मामले में हस्तक्षेप करने की स्थिति में है, अभियुक्त के मामले को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा? तो पुलिस अधिकारी जो जांच कर रहे हैं, सरकारी वकील, अभियोजन के अधिकारी, उनके कुछ नजदीकी रिश्तेदार, गांव का प्रधान, ठीक, न्यायाधीश के निकटतम लोग, जो सही मायने में उसके मामले को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं जो अभियोजन के साथ जुड़े हैं या उसकी तफ्तीश, अभियुक्त की तफ्तीश, अन्वेषण, विचारण, है ना, इससे तमाम जितने लोग भी जुड़े हुए लोग हैं, जो उसके मामले, उसका एक ही परिभाषा, जो उसके मामले को प्रभावित करने की स्थिति में हैं, ये सारे व्यक्ति प्राधिकारवान व्यक्ति कहे जाते हैं। अब देखिए, इस पर विचार कीजिए। जो व्यक्ति अभियुक्त के मामले को प्रभावित करने की, हस्तक्षेप करने की स्थिति में होगा, उसी से तो अभियुक्त प्रभावित होगा। किसी साधारण या जो अनकंसर्न्ड व्यक्ति हैं, जो उसके मामले को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है, भले वो कितना बड़ा उच्चाधिकारी क्यों ना हो, उससे कैसे अभियुक्त प्रभावित होकर के स्वीकृति करेगा? कर ही नहीं सकता। अभियुक्त जो है वो फंसा है किसमें? आपराधिक मामले में। आपराधिक मामले को कौन लोग प्रभावित कर सकते हैं? एक तो उसके अन्वेषण तफ्तीश से जुड़े हुए अधिकारी, न्यायालय या उसके विचारण से संबंधित तमाम अधिकारी, है ना, उनके कुछ बहुत निकटतम रिश्तेदार, है ना, कुछ मामलों में इसको भी कहा गया, कुछ के निकटतम, जो बहुत निकटतम कुछ रिश्तेदार हैं जो उस अधिकारी के माध्यम से मामले को प्रभावित कर सकते हैं, है ना? या कोई अत्यंत महत्वपूर्ण से गांव का प्रधान व्यक्ति, है ना, जहां अभियुक्त को लगता है कि ये मामले को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे तमाम लोग जो मामले को हस्तक्षेप करने की, प्रभावित करने की स्थिति में हैं, वो सबके सब इस धारा के अर्थ में प्राधिकारवान व्यक्ति माने जाएंगे, पर्सन इन अथॉरिटी।
लेकिन कोई दूसरे डिपार्टमेंट का ऐसा कोई बड़ा अधिकारी है जिसका मामले से कोई लेना देना नहीं है और जो मामले को प्रभावित भी नहीं कर सकता है, जो हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता है, वो पर्सन इन अथॉरिटी इस संदर्भ में नहीं माना जाएगा और उससे अभियुक्त प्रभावित होकर के संस्वीकृति करेगा भी नहीं, है ना। क्योंकि अभियुक्त का इस इंप्रेशन में आकर के संस्वीकृति करना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ना कि उत्प्रेरणा, धमकी या प्रलोभन में आके संस्वीकृति किया है, तो अभियुक्त इस इंप्रेशन में भी तो होता है भाई कि इसकी धमकी में नहीं आऊँगा, इसके प्रलोभन में नहीं आऊँगा, इसके वायदे पर विश्वास नहीं करूँगा तो मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। तो उसी व्यक्ति के वायदे पर, उसी व्यक्ति के बहकावे पर, उसी व्यक्ति की धमकी के प्रभाव में आता है जो उसके मामले को प्रभावित करने की स्थिति में है। जो मामले को प्रभावित करने की स्थिति में ही नहीं है, वो कैसे अभियुक्त के ऊपर संस्वीकृति के लिए प्रभाव डालेगा, है ना। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, कुछ निजी जो व्यक्ति होते हैं, जैसे किसी नर्सिंग होम का डायरेक्टर, वहाँ का कोई बड़ा डॉक्टर, किसी कंपनी का एम्प्लॉयर, कोई इमीडिएट बॉस, है ना, निजी क्षेत्र के भी कोई, है ना, ऐसे लोग होते हैं और ये लोग भी कभी कभी प्राधिकारवान व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन तब जब अपराध का संबंध उसके यहाँ जो व्यक्ति नौकरी करता है और जिसके जो अभियुक्त है, जो उसके यहाँ मान लो नौकर है या उसके यहाँ नौकरी करता है और उसने वो अपराध नौकरी के सिलसिले में ही किया है या उस अपराध का किया जाना नौकरी से कनेक्टेड है, तब उसका इमीडिएट बॉस या उस पर अधिकार रखने वाला, उसको नियंत्रित करने वाला व्यक्ति भी प्राधिकारवान व्यक्ति माना जाता है ना। ठीक है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि भाई वो अपराध का संबंध उसकी नौकरी से होना चाहिए। ठीक, से मान लो एक दुकान में चोरी की गई, गबन किया गया, उसका आरोप है अभियुक्त के ऊपर, जांच चल रही है। मालिक ने उसको कहा कि तुम पुलिस को साफ साफ बता दो कि तुमने कैसे किया हो, कि तुम्हारे साथ कौन कौन लोग हैं, तो फिर मान के चलो कि तुम्हारे साथ नरमी बरती जाएगी। तो उसने संस्वीकृति कर दी। तो इस धारा के अर्थ में उसका जो मालिक है, हालांकि वो निजी कंपनी का मालिक है या कोई निजी इंटरप्राइज का मालिक है, उसका डायरेक्टर है, लेकिन प्राधिकारवान व्यक्ति है, क्योंकि गबन उसी के ऑफिस में, उसी के कार्यालय में, उसी के कंसर्न में, उसी के इंटरप्राइज में हुआ है और नौकरी के दौरान रह करके एम्प्लॉय ने किया है, तो वो उसको प्रभावित करने की स्थिति में है ना। और यदि वो अपने कर्मचारी को कहता है कि तुम साफ साफ बता दो कि तुमने गबन किया है, कैसे किया और कौन कौन तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ में है ना, तो तुमको कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे बारे में देख लेंगे, या फिर नहीं, उससे ये कहता है नहीं बताओगे तुम्हारा गंभीर परिणाम होगा। ये यहाँ पर भी ऐसे व्यक्तियों को प्राधिकारवान व्यक्ति मान लिया गया है ना। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये बनी कि प्राधिकारवान व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अभियुक्त के अभियोजन पर हस्तक्षेप या प्रभाव कर सकता है ना, और अभियुक्त जो है ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आकर के ही अपनी संस्वीकृति देता है। ठीक है, ये इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता, है ना, जो अभियुक्त की मामले को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है और उसके प्रभाव में अभियुक्त आएगा भी नहीं। ठीक है, तीसरा इसका जो कंसेप्ट है वह है कोई अभियुक्त व्यक्ति। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि एक अभियुक्त व्यक्ति कौन है। तो आप ये मानिए कि अभियुक्त व्यक्ति में वो तो शामिल ही है जिसके ऊपर आरोप लगा है, जिसके खिलाफ किसी क्रिमिनल मामले में एविडेंस दिया जाना है, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई की जानी है, या जिसके ऊपर चार्ज लग चुका है, या जो व्यक्ति आरोपी विधिवत बनाया गया है, वो तो है ही है। लेकिन इसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जो सस्पेक्टेड है, जिससे पूछताछ की जा रही है ना, और जो बाद में अभियुक्त बन गया है। संस्वीकृति करते समय भले वो अभियुक्त नहीं था, लेकिन बाद में वो अभियुक्त बन गया है, या उसको इस बात की पूरी संभावना थी कि देर सवेर उसे अभियुक्त बना लिया जाएगा।
और उसने उसी इंप्रेशन में मेरी संस्कृति की है, कथन किया है, तो वो अभियुक्त माना जाता है। असल में कोई व्यक्ति संस्वीकृति करते समय अभियुक्त था या नहीं था, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि उस संस्वीकृति को अदालत में साबित करते समय वो अभियुक्त है कि नहीं है। एक व्यक्ति से एक मामले की जांच हो रही थी, पुलिस वाले जांच कर रहे थे, तब एक व्यक्ति अचानक आया और बोला, साहब मैं इस मामले के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बोले, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो उसने कहा कि इस अपराध में मैं भी शामिल हूँ, मैं और लोग के भी नाम बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो पुलिस ने उसके बयान को लेखबद्ध किया, अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। अब प्रश्न उठा कि जिस समय उसने ये सब बात बताई उस समय अभियुक्त था कि उस समय अभियुक्त नहीं था। लेकिन जिस समय उसके खिलाफ ये मामला लाया गया, उस संस्वीकृति को जब साबित करने की कोशिश की गई, वो संस्वीकृति साबित हुई कि नहीं, क्योंकि वो तो पुलिस के समक्ष की संस्वीकृति थी, धारा 25 के अंतर्गत वैसे भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं थी। लेकिन प्रश्न ये था कि वो अभियुक्त था कि नहीं था। तो कहा गया कि जिस समय उसने पुलिस वालों को आके बताया उस समय अभियुक्त था ही नहीं वो, न तो उसको गिरफ्तार किया गया था, ना उसको से कोई ये पूछता, वो तो स्वस्फूर्त होकर आके बता रहा था कि ऐसा सा हुआ। लेकिन वो बाद में अभियुक्त बन गया, जब उसके खिलाफ उस संस्कृति को साबित करने की बात आई तब वो अभियुक्त था। तो इसलिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ये है कि एक अभियुक्त व्यक्ति कौन है। तो वो प्रत्येक व्यक्ति अभियुक्त है जो विचारण में या तो उसके ऊपर आरोप लगाया जा चुका है ना, या जिसके खिलाफ विचारण किया जाना है, जिसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। लेकिन इसमें ये भी वो भी शामिल है जिससे पूछताछ की जा रही है और जो बाद में अभियुक्त बन गया है। हालांकि संस्वीकृति करते समय वो जाहिर तौर पर अभियुक्त नहीं था, लेकिन उसको बाद में उसको इस बात की संभावना थी कि अभियुक्त बन जाएगा देर सवेर, और देर सवेर अभियुक्त बन भी गया। तो ऐसा व्यक्ति भी अभियुक्त की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इंड्यूसमेंट क्या है, प्रलोभन क्या है, थ्रेटनिंग क्या है, धमकी चमकी क्या है, उसका क्या है। उसके बाद उसमें एक लाइन और है, जहां पर न्यायालय को ये प्रतीत होता है, मतलब जहां पर किसी संस्कृति के बारे में न्यायालय को ये प्रतीत होता है, मतलब उसको लगता है, न्यायालय के सामने जो परिस्थितियां आप ले जाकर रखते हैं, जब संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं, तो उसके प्रति एक प्रिजम्पशन होता है कोर्ट में कि ये संस्कृति जो है स्वैच्छिक है ना। ये माना जाता है कि यदि कोई संस्कृति लाई गई है न्यायालय के सामने, वो पुलिस के समक्ष की गई संस्कृति नहीं होना चाहिए, ये पुलिस अभिरक्षा में की गई नहीं होना चाहिए, है ना। तो इससे इतर कोई संस्कृति न्यायालय के सामने लाई गई है तो न्यायालय उसके बारे में ये प्रिजम्पशन करता है, ये उपधारणा करता है कि न्याय संस्कृति स्वैच्छिक है। लेकिन न्यायालय के सामने जब संस्कृति को लाई जाती है, उसको प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय को ये प्रतीत होता है उसका परीक्षण करने के बाद कि नहीं, ये संस्कृति स्वैच्छिक नहीं है, ये दबाव में, प्रलोभन में या किसी भी प्रकार के धमकी के अंतर्गत की गई है, और ऐसी धमकी प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा की गई है, और अभियुक्त ने इस विश्वास पर ऐसा कन्फेशन किया है कि वो आगे चल करके प्रोसिक्यूशन उसके अपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई फायदा उसको हो जाएगा। जब न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है ना, उसके समय जो न्यायालय के समय जो परिस्थितियां लाई जाती है उनसे न्यायालय को ये प्रतीत होता है, इट अपीयर्स टू द कोर्ट that the confession has been made by the accused under the influence of inducement, promise or threatening, proceeding by the person in authority. ठीक है, तो जब न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है तब ये संस्कृति जो है साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती। इसलिए धारा 24 कहती है कि ऐसी संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है जहां न्यायालय को प्रतीत होता है कि ये किसी प्रलोभन में, किसी धमकी में या किसी बहलाने फुसलाने के अंतर्गत अभियुक्त के द्वारा दी गई है
और ऐसा बहलाना फुसलाना या धमकी का काम जो है प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा किया गया है, और अभियुक्त इस विश्वास पर था, उसके पास इस विश्वास करने का ये आधार था कि ऐसा करके, ऐसा कन्फेशन करके वो किसी लाभ को प्राप्त कर लेगा या किसी बुराई की में कमी ले आएगा अभियोजन के संबंध में, अपने प्रकरण के संबंध में, तो फिर ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, क्योंकि ये दूषित है। ठीक है, तो ये धारा 24 के संबंध में ये इतनी बातें जो है आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक लाइन और है, उसको पढ़ें धारा 24 के आखिरी में, कि उसमें ये साफ साफ लिखा है कि अभियुक्त जो है वो इस आशा में रहता है, उसे इस बात का विश्वास है कि वो ऐहिक रूप से कोई फायदा उठा लेगा। He would gain advantage of temporal nature। ऐहिक रूप से, ऐहिक रूप का मतलब उसको कोई भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से कोई फायदा हो जाएगा, कोई सांसारिक रूप से फायदा हो जाएगा। सांसारिक रूप से कहने का मतलब क्या है? उसका कहने का मतलब है कि उसको कोई ना कोई लौकिक फायदा होगा। यदि उसको आप कहते हो कि भाई तुम समस्वीकृति कर लो वरना भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, है ना, ठीक है, तुम समस्वीकृति कर लो तो माना जाएगा कि तुमने प्रायश्चित कर लिया, तुम्हारा जो पाप है उसका अंत हो जाएगा, तुमको आगे चल करके जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुमको इस पाप का कोई दंड नहीं मिलेगा। ये जो इस प्रकार का ये है, इसमें अभी को ये नहीं लगता है कि कोई उसको लौकिक या कोई भौतिक या सांसारिक फायदा होगा। ये तो आध्यात्मिक बातें हैं, है ना, कि तुम प्रायश्चित कर लो, तुम पाप मुक्त हो जाओगे। ये कोई, इट इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ टेम्पोरल नेचर। टेम्पोरल नेचर का ऐहिक रूप से, सांसारिक रूप से फायदा क्या है? तो सांसारिक रूप से फायदा ये है कि तुम मामले में बच जाओगे, हम तुमको बचा लेंगे, है ना, ऐसा करोगे तो तुमको फायदा होगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारी सजा कम से कम होगी, हो सकता है तुम छूट भी जाओ। ये सब सांसारिक फायदे हैं। इसी को कहा गया है ऐहिक रूप से कोई फायदा उठा लेगा, है ना, और इसी इंप्रेशन में, इसी प्रभाव में, इसी विश्वास पर यदि उसने कोई कन्फेशन किया है तो वो कन्फेशन जो है वो दूषित माना जाता है। आपने उसको ये कहा कि नहीं तुमने जो किया है बड़ा भारी गुनाह किया है, ये तो बहुत बड़ा, प्रायश्चित कर लो तो तुम पाप मुक्त हो जाओगे, ईश्वर भी तुमको माफ कर देगा। ये ऐहिक रूप से, इट इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ टेम्पोरल नेचर। आपने उसको कोई लौकिक फायदा दिलाने के लिए कोई प्रलोभन नहीं दिया। आप तो जो बात बोल रहे हो वो आध्यात्मिक है, ऐहिक नहीं है। ठीक है, ये हुआ धारा 24। अब आपने देखा कि धारा 24 एक समस्वीकृति को सिर्फ इसलिए दूषित मानती है कि वो बहलाने फुसलाने, धमकी या प्रलोभन के कारण की गई है, और अभियुक्त इसने इस इंप्रेशन में किया है कि वो ऐसा करेगा तो बच जाएगा या उसको कोई ना कोई फायदा हो जाएगा। धारा 25 में आप आए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। धारा 25 क्या कहती है? ये भी एक प्रकार का एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, लेकिन किसके सामने है? पुलिस के सामने। पुलिस, धारा 25 साफ साफ कहती है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई समस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। Confession made by the accused before the police officer is not relevant at all, not admissible at all. पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई समस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। एक लाइन की ये धारा है। धारा 24 का देखिए कंटेंट्स अलग है, उसमें भी आपने समस्वीकृति को अग्राह्य माना है। उसमें कहा है आपने कि such type of the confession is not admissible, if it falls under the category or under the nature of the contents given or prescribed under section 24. And what do you say about section 25? That if the confession has been made by the accused person
बिफोर द पुलिस ऑफिसर, इट विल नॉट बी एडमिसिबल। ये साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। क्यों? पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई समस्वीकृति साक्ष्य में क्यों ग्राह्य नहीं है? ये तो बात का प्रश्न है। पहले तो यही है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई समस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। ठीक है, तो यहां पर समस्वीकृति का तो वही अर्थ है, गुनाह को स्वीकार करना। अब एक बात बच जाती है, वो है पुलिस अधिकारी और पुलिस अधिकारी के समक्ष। पुलिस अधिकारी के समक्ष पुलिस अधिकारी कौन है? कभी कभी ये प्रश्न कई बार उठता है और कई बार ये स्थिति अदालतों के सामने कई बार लाई गई है कि आखिर पुलिस अधिकारी इस धारा के अर्थों में कौन है। तो उसमें ये बात साफ साफ कही गई है। यदि आप कई प्रकार के निर्णयों का अध्ययन करेंगे, कई निर्णयों का अध्ययन करेंगे, तो उसका जो एक जीस्ट बाहर आता है, जो उसका एक कंक्लूजन बाहर आता है, वो ये कहता है कि कौन व्यक्ति पुलिस अधिकारी है और कौन नहीं है, इसका एक ही पैरामीटर है, और वो ये है कि उसको अपराध के तफ्तीश करने की, अन्वेषण करने की शक्ति और चालान पेश करने की शक्ति प्राप्त है कि नहीं है, या उसको अपराध का अन्वेषण करने और उसके रिपोर्ट, इसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, उसको न्यायालय के पास भेजने की शक्ति रखने वाले पुलिस अधिकारी के ऊपर नियंत्रण है कि नहीं है। अब वो उसका रैंक क्या है, वो कैसा वाला वर्दी पहनता है, ये सारी बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण ये बात है कि भाई आखिर पुलिस अधिकारी को पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत, पुलिस रेगुलेशन और 1961 के अंतर्गत जो धारा 23 है उसमें जो शक्तियां दी गई है, जो उसके कर्तव्य बताए गए हैं, सीआरपीसी में पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में वर्णन है। तो यही प्रश्न उठता है कि आखिर पुलिस अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं। तो पुलिस अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना और अपराध होने की स्थिति में अन्वेषण करना, साक्ष्य एकत्र करना, है ना, और अभियुक्त को गिरफ्तार करना, और उसके बाद अभियोग पत्र, चार्जशीट तैयार करके अभियुक्त को जो है संबंधित न्यायालय के सामने विचारण हेतु प्रस्तुत करना। यही पुलिस अधिकारी का मुख्य कर्तव्य है, और इसी से संबंधित उसको सारे अधिकार भी मिले हुए हैं, है ना। ठीक है, उसमें वो साक्षी का कथन भी लेखबद्ध कर सकता है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है, कहीं पर तलाशी और उसको जब्ती करने का भी अधिकार दिया गया है ना। बहुत सारे उसको शक्तियां दी गई हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को बहुत सारे पावर्स हैं। उसी के साथ साथ उसकी ड्यूटीज भी हैं। तो जिस व्यक्ति को अपराध का अन्वेषण करने की शक्ति है और जिस व्यक्ति को अन्वेषण के पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है, या जो ऐसे अधिकारों पर नियंत्रण रखता है, ऐसा कोई सीनियर पुलिस अफसर, ये सभी लोग पुलिस अधिकारी की परिभाषा के भीतर आते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ मामलों में कहा गया कि सीमा शुल्क कस्टम ऑफिसर होता है, पुलिस अधिकारी नहीं होता। हालांकि सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, वो पुलिस अधिकारी के समान ही काम करता है, लेकिन फिर भी इस धारा के अर्थ में पुलिस अधिकारी नहीं है। लेकिन आबकारी अधिकारी को इस धारा के अर्थों में पुलिस अधिकारी माना गया है। कुछ मामलों में कहा गया कि वो जो चौकीदार है और पुलिस पटेल है वो भी पुलिस अधिकारी हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें तो पुलिस अधिकारी के अर्थ में वो व्यक्ति आता है जिसे तफ्तीश करने की, जिसे अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है, और जो मामले की अंतिम रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट है, उसको न्यायालय में विचारण के लिए दाखिल करता है। एक बार एक प्रश्न उठा था कि जो पुलिस का कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर है, क्या वो पुलिस अधिकारी की शक्ति रखता है? तो उसमें कहा गया कि यदि वो अन्वेषण करने की शक्ति रखता है, यदि वो अन्वेषण को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है,
यदि वो पुलिस रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई उसको शक्ति दी गई है तो फिर निश्चित रूप से पुलिस अधिकारी है, और नहीं है तो फिर उसे इस धारा के अर्थों में पुलिस अधिकारी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो जो थाने का बाहर साधक अधिकारी या कोई इन्वेस्टिगेटिंग अफसर किसी भी रैंक का हो, प्रधान आरक्षक को भी कुछ मामलों में कहा गया कि पुलिस अधिकारी है, यदि वो इन्वेस्टिगेटिंग पावर उसके पास है, अन्वेषण करने की शक्ति है तो है वो। तो ऐसे पुलिस अधिकारी के समक्ष यदि कोई अभियुक्त समस्वीकृति करता है, अपने गुनाह को कबूल करता है, तो कहा गया कि धारा 25 के अर्थों में वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। क्यों नहीं है? एक ही जवाब है कि हमारी जो पुलिस व्यवस्था है उसके अंतर्गत ये धारणा बनी हुई है, सुस्थापित धारणा है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई समस्वीकृति स्वैच्छिक नहीं हो सकती। जरूर उसमें कोई ना कोई दबाव, उसमें भय और पुलिस का प्रभाव, इसके चलते वो स्वीकृति अस्वैच्छिक है ना होती है, उस पर जरूर पुलिस का प्रभाव होता है। इसलिए उस समस्वीकृति को किसी भी हालत में स्वैच्छिक नहीं माना जाता और उसको इंडियन एविडेंस एक्ट में बकायदा एक धारा के अंतर्गत उसको विशिष्ट रूप से उसको स्थापित कर दिया गया है धारा 25 में कि नहीं भाई, पुलिस अधिकारी के समक्ष यदि कोई समस्वीकृति है तो उस पर कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना इस्टेब्लिश करने की जरूरत है कि यह समस्वीकृति पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई है, वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हो। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना है साहब कि भारतीय पुलिस के संबंध में ये धारणा हमेशा से रही है कि पुलिस जो है वो अभियुक्त से मारपीट करके, धमकी चमकी दे करके और भी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके अक्सर गुनाह को कबूल करवाना चाहती है। और कभी कभी ये टेरर इतना बड़ा होता है कि कुछ निर्दोष लोग भी पुलिस के भय के कारण झूठे तौर से उस गुनाह का किया जाना कबूल कर लेते हैं, जो वास्तव में उन्होंने किया ही नहीं है। कई बार अन्वेषण के दौरान कुछ संदिग्ध लोग को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करने के स्थान पर पुलिस उनको दूसरे ढंग से उनके साथ व्यवहार करने लगती है, प्रताड़ित करने लगती है, थर्ड डिग्री का उपयोग होने लगता है, मारपीट की जाती है, डराया धमकाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार लोग मारपीट से बचने के लिए, शारीरिक प्रताड़ना से बचने के लिए जबरदस्ती गुनाह कबूल कर, चलो भाई अभी तो कबूल कर लो, बाद में देखा जाएगा। तो ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। इससे तो न्याय का पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। यदि हम इसको स्वीकार कर लें तो फिर आप मान के चलें कि कई ऐसे लोग अभियुक्त के रूप में न्यायालय के कटघरे में खड़े रहेंगे जिन्होंने डर के मारे उस गुनाह को कबूल कर लिया जिसको उन्होंने किया ही नहीं। हार्डकोर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो जल्दी नहीं टूटते। उन्होंने गुनाह किया भी है तो पुलिस की यातना को सहन करने के आदी होते हैं। लेकिन जो साधारण किस्म के अपराधी हैं या जो साधारण जो लोग हैं, कुछ निर्दोष लोग हैं जो किन्हीं कारणों से पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में संदिग्ध लोगों की श्रेणी में आ गए हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं और पुलिस जैसा कहती है वैसा कहने लगते हैं और ना चाह करके भी वो उस चीज को कबूल कर लेते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। इससे होता क्या है? इसके दो नुकसान। एक तो निर्दोष व्यक्ति अभियोजन का
और क्रिमिनल प्रोसीडिंग का शिकार हो जाता है, जो उसको हर हालत में नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो वास्तविक अपराधी है वो नियंत्रण से बाहर हो जाता है, वो गिरफ्त से बाहर हो जाता है। इससे बचने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी हालत में पुलिस के समक्ष यदि कोई इकबाल जुर्म हुआ है उसे सिरे से ही नकार दिया जाए, ताकि पुलिस कम से कम तफ्तीश को ठीक ठाक करे, उसे मालूम हो कि उसके पास यदि कोई बयान, कोई संस्कृति हुई भी है तो वो किसी काम की नहीं है। हाँ, उससे उसको एक दिशा जरूर मिल सकती है, वो अलग बात है, लेकिन वो साक्ष्य में यदि उसको हम रिलेवेंट मान, उसको एडमिसिबल मानेंगे, ऐसा उचित नहीं माना गया है। देखिए, विकसित राष्ट्रों की जो पुलिसिंग सिस्टम है, चाहे आप फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूएसए को ले लें, चाहे स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के बारे में बात कर लें, यूके की पुलिसिंग सिस्टम और यूएसए की पुलिसिंग सिस्टम, न्यूजीलैंड और स्पेन की पुलिसिंग सिस्टम, जो विकसित देश हैं, उनकी जो पुलिस प्रणाली है, उनका जो पुलिसिंग सिस्टम है, उसका आप अध्ययन करें बारीकी से, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर भी अपराध होते हैं, है ना। अपराध तो दुनिया में सब जगह होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है वो इतना मजबूत है, इतना सिस्टमेटिक है कि उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साक्ष्य एकत्रण करने पर, अभियुक्त के खिलाफ मजबूत साक्ष्य इकट्ठा करने पर ज़्यादा फोकस करता है। तो अभियुक्त पर निगरानी जरूर रखेगा, लेकिन वो उससे कन्फेशन कराने के लिए उतना उत्साहित नहीं होता। उसके लिए कन्फेशन का उतना महत्व, उसके लिए महत्व है कलेक्शन ऑफ द एविडेंस एंड परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन। उसका क्या फायदा होता है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित करते हुए जब अभियुक्त तक पहुंचता है, तब अभियुक्त के पास सिवाय कन्फेशन के और कोई चारा नहीं रहता। वहां पर अभियुक्त जो है उसके पास और कुछ कहने के लिए बचता ही कि उसके खिलाफ इतने सारे मजबूत और ठोस साक्ष्य होते हैं कि उसको आखिरी में स्वीकार करना पड़ता है, हाँ साहब मैंने ही किया है। क्योंकि वहां पर एक जवाब ये भी रहता है, तुमने ही किया है, तुम्हारे सिवा और किसी ने नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ये साक्ष्य हैं। तुम चाहे संस्वीकृति करो चाहे मत करो। वहां पर संस्वीकृति जो होती है वो एक आखिरी मुहर लगाती है इन्वेस्टिगेशन पर, और उसका उतना कोई महत्व नहीं होता। वो इतना ही होता है कि पूरी उनके इन्वेस्टिगेशन को और पूरे उनके कलेक्शन ऑफ एविडेंस को आखिरी ठप्पा, आखिरी उसको रिकॉग्नाइज करता है, अप्रूव कर देता है उसका कन्फेशन। अब जबकि हमारे यहाँ हम कन्फेशन से शुरू करने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ ना कुछ बता दे ताकि हमारी अन्वेषण की दिशा जो है आगे बढ़े। वहीं पे गलती होती है, कई बार हमें गलत कन्फेशन मिलते हैं और हमारे अन्वेषण की दिशा भटक जाती है, और उससे वास्तविक अपराधी जो होता है हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से धारा 25 सीआरपीसी के धारा 25 एविडेंस एक्ट के तहत पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति को साक्ष्य में अग्राह्य माना गया है। ठीक, अब इसके बाद है धारा 26, जिसमें पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। द कन्फेशन मेड बाय द एक्यूज्ड अंडर द पुलिस कस्टडी इज आल्सो नॉट एडमिसिबल। तो पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति और पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति में क्या अंतर है ना। फिर उसमें एक बात धारा 26 में भी जुड़ी गई है कि पुलिस अभिरक्षा में की गई, किसी अन्य व्यक्ति से पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है जब तक कि वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई, है ना, अनलेस और अनटिल इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो ये क्या है, इन सब बातों पर अपन अगली मुलाकात पे फिर चर्चा करेंगे, है ना। आपने मेरी बातों को सुना, धन्यवाद, नमस्कार।